तो आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 7 यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इस रहस्य को डिकोड करेंगे। और इस विषय की गहराई में जाने का हमारा मेन मिशन यही है कि हम नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, सेलुलर मैकेनिज्म्स और उन स्पेसिफिक लाइंस को एनालाइज करें जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि नीट में लाइंस तो वहीं से आती हैं। हाँ, तो देखो, जब लाइफ की शुरुआत हुई थी ना, तो एनिमल किंगडम ने एक लंबा सफर तय किया है। जैसे एक अमीबा के बारे में सोचो, वो सिर्फ एक सिंगल सेल का बना ऑर्गेनिज्म है। वहाँ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सब कुछ उस एक अकेली सेल को ही करना पड़ता है। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे कोई एक अकेला इंसान पूरी कंपनी चला रहा हो। मतलब वही सीईओ है, वही अकाउंटेंट है और वही रिसेप्शन पर भी बैठा है। एग्जैक्टली, ये वन मैन आर्मी वाला मॉडल है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का साइज बढ़ने लगा इवोल्यूशन में, तो ये मॉडल फेल होने लगा। ऑब्वियस सी बात है, लोड बहुत बढ़ गया होगा उस एक सेल पर। सही बात है। जैसे ही हम हाइड्रा जैसे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो वहाँ सेल्स की संख्या हजारों में चली जाती है और इंसानों की बॉडी तो अरबों सेल्स से बनी है। तो अब सवाल ये है कि ये अरबों सेल्स एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं? यहाँ पर शायद वो कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। परफेक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा। हर सेल को एक स्पेसिफिक काम दे दिया गया है ताकि पूरी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ सके। और इस ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर करने के लिए, एज एनसीईआरटी स्टेट्स, इन मल्टी सेल्युलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue. वाह, ये डेफिनेशन काफी डीप है। मतलब इसका ये है कि सिर्फ एक जैसी सेल्स होना ही काफी नहीं है, उनके बीच का जो मटेरियल है यानी इंटरस्टेशियल सब्सटेंस, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एकदम सही पकड़ा। तो सेल्स और उनके बीच का सब्सटेंस मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं। पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी में जहां इतने सारे ऑर्गन्स हैं, वहां बेसिकली सिर्फ 4 तरह के टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। हाँ, और इन्हीं 4 ईंटों से हमारी बॉडी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। अब देखो, बॉडी में सेल्स ने काम तो बांट लिया है, लेकिन किसी भी ऑर्गन को या पूरी बॉडी को ही ले लो, सबसे पहले एक कवरिंग या बाउंड्री की जरूरत होती है ताकि उसे बाहरी शॉक्स या केमिकल से बचाया जा सके। बिल्कुल, इसीलिए बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन की कहानी हमेशा एपिथेलियल टिश्यू से शुरू होती है। एपिथेलियम के पास ना हमेशा एक फ्री सरफेस होता है। फ्री सरफेस से आपका मतलब यह है कि इसका एक हिस्सा हमेशा किसी एम्प्टी स्पेस या खाली जगह की तरफ फेस करता है। 100%। या तो ये फ्री सरफेस बॉडी के बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करता है, जैसे हमारी स्किन की सबसे ऊपरी लेयर, या फिर ये बॉडी के अंदर की किसी फ्लूइड या कैविटी को फेस करता है, जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर की लाइनिंग या स्टमक के अंदर की खाली जगह। अच्छा, तो इसका मेन काम लाइनिंग बनाना है। हाँ, और इसके 2 मेन टाइप्स हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिर्फ एक सिंगल लेयर का बना होता है और ये मेनली बॉडी कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स की लाइनिंग करता है। तो सिंपल वर्ड्स में इसे बॉडी का बॉर्डर सिक्योरिटी या कस्टम्स डिपार्टमेंट कह सकते हैं ना, जो ये डिसाइड करता है कि क्या चीज अंदर आएगी और क्या बाहर जाएगी। अब मैंने पढ़ा था कि सिंपल एपिथेलियम के भी 3 टाइप्स होते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनार। हाँ, बिल्कुल सही। तो क्या इन तीनों का जो शेप है वो इनके फंक्शन के हिसाब से डिसाइड होता है? देखो, बायोलॉजी में एक रूल हमेशा याद रखना, स्ट्रक्चर डिक्टेट्स फंक्शन। जो जैसा दिखता है उसका काम भी वैसा ही होता है। सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करते हैं। ये एक सिंगल बहुत पतली लेयर होती है। इसके सेल्स एकदम चपात यानी फ्लैटेंड होते हैं और इनकी बाउंड्री इरेग्युलर होती है। और ये मिलते कहाँ हैं? ये ब्लड वेसल्स की दीवारों में और लंग्स के एयर सैक्स यानी एल्वियोलाई में मिलते हैं। इनका मेन काम होता है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। हाँ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत लॉजिकल है। लंग्स में ऑक्सीजन को हवा से निकालकर खून में जाना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खून से हवा में। राइट। अगर बीच की दीवार मोटी होगी तो इस गैस एक्सचेंज में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए नेचर ने यहाँ सबसे पतली और चपटी सेल्स का यूज किया है ताकि डिफ्यूजन फटाक से हो सके। ये बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है।
डिफ्यूजन का रेट हमेशा मेम्ब्रेन की थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्यूब लाइक सेल्स का बना होता है। क्यूब लाइक यानी थोड़े मोटे सेल्स? हाँ, थोड़े बॉक्सी टाइप के। ये मोस्टली ग्लैंड्स के डक्ट्स और किडनी में नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स में मिलता है। इसका मेन काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का होता है। और यहाँ पर ना नीट एग्जाम के लिए एक बहुत ही हाई यील्ड फैक्ट आता है। ओह, स्टूडेंट्स को यहाँ ध्यान देना चाहिए। क्या है वो फैक्ट? किडनी के नेफ्रॉन में जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है ना, जिसे हम पीसीटी कहते हैं, तो उस पीसीटी के क्यूबॉइडल एपिथेलियम में माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं। ये डायरेक्टली पूछा जाता है। पीसीटी में माइक्रोविले? ये तो एक मास्टर स्ट्रोक जैसा लगता है नेचर का, क्योंकि पीसीटी में बॉडी को बहुत सारा पानी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स वापस ब्लड में अब्सॉर्ब करने होते हैं ना? एग्जैक्टली, फिल्टर हुए फ्लूइड से वापस निकालने होते हैं। तो अगर ट्यूब की दीवार सिंपल होगी तो जगह कम मिलेगी। माइक्रोविली, जो सेल्स के ऊपर छोटे छोटे बालों जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, वो सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं, और वो भी बिना ट्यूब का एक्चुअल साइज बढ़ाए। बिल्कुल, सरफेस एरिया बढ़ाना ही इन माइक्रोविली का इकलौता मकसद होता है। अब इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है कॉलमनार एपिथेलियम। ये सेल्स काफी लंबे और पतले होते हैं, यानी टॉल एंड स्लेंडर, जैसे कोई खंबा हो। खंबा यानी कॉलम, इसीलिए कॉलमनर। सही पकड़ा। और इनकी खास बात यह है कि इनका न्यूक्लियस सेल के बेस पर होता है, नीचे की तरफ। ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मिलते हैं, और ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन एक डाउट है यहाँ पर, अगर इन क्यूबॉइडल या कोलमनर सेल्स के फ्री सरफेस पर यानी ऊपरी सतह पर सीलिया आ जाए, तो उनका फंक्शन तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना, जिसे हम सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। हाँ बिल्कुल, सिलिया आने के बाद उनका काम एब्जॉर्प्शन नहीं रहता। उनका नया काम हो जाता है पार्टिकल्स या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करना। सिलिया लगातार एक ही डायरेक्शन में वेव की तरह मूव करते रहते हैं। ये तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत काम आती होगी चीज। जैसे जब कोई धूल का पार्टिकल ब्रोंक्यूल्स में चला जाता है, तो ये सिलिया उस धूल को ऊपर गले की तरफ धकेलते होंगे ताकि वो लंग्स के अंदर ना चला जाए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इसी तरह फलोपियन ट्यूब्स में भी ये सिलिया ओवम को ओवरी से यूट्रस की तरफ धकेलने का काम करते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म में डायरेक्शन का ही सबसे बड़ा गेम है। राइट। तो सिंपल एपिथेलियम के बाद नहीं वेट, एक और रह गया शायद, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हाँ, ग्लैंड्स के बिना तो बॉडी का काम चलेगा नहीं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक्चुअली में कोलमनार या क्यूबॉइडल सेल्स का ही एक मॉडिफिकेशन है। ये किसी खास केमिकल को सिक्रीट करने के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं। इनके भी टाइप्स होते हैं क्या? हाँ, स्ट्रक्चर के बेस पर 2 टाइप्स हैं। एक है यूनिसेल्युलर, जहां अलग अलग सिंगल सेल्स होते हैं, जैसे हमारे एलिमेंट्री कनाल में पाए जाने वाले गॉबलेट सेल्स, ये म्यूकस बनाते हैं। और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्युलर, जहां सेल्स का एक पूरा गुच्छा या क्लस्टर होता है। मल्टी सेल्युलर का एग्जाम्पल क्या होगा? सैलिवरी ग्लैंड्स। एकदम सही, सैलिवरी ग्लैंड्स मल्टी सेल्युलर का एग्जाम्पल हैं। पर देखो, मैंने पढ़ा है कि ये ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन किस रास्ते से निकालते हैं, उसके बेस पर भी इनको क्लासिफाई किया जाता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट या ट्यूब के जरिए एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंचाते हैं, जैसे म्यूकस, सलाइवा या एंजाइम्स। हाँ, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो डक्टलेस होते हैं, उनमें कोई पाइप्स नहीं होते। तो मेरा सवाल ये है कि बिना किसी डक्ट या पाइपलाइन के ये सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब हार्मोन सीधा अपने टारगेट तक पहुंचते कैसे हैं? ये एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है, क्योंकि इनके पास अपनी कोई ट्यूब्स नहीं होती, इसलिए ये अपने हार्मोन्स को सीधा उस फ्लूइड या ब्लड में छोड़ देते हैं जो ग्लैंड के आसपास बह रहा होता है। ओह, तो ब्लड उन्हें कैरी करता है? बिल्कुल, ब्लड उन हार्मोन्स को पूरी बॉडी में घुमाता है। अब हार्मोन पूरी बॉडी में जा रहा है, लेकिन रिएक्ट सिर्फ वही ऑर्गन करेगा जिसके पास उस स्पेसिफिक हार्मोन को आइडेंटिफाई करने वाले रिसेप्टर्स होंगे। वाह, ये तो एक तरह से रेडियो ब्रॉडकास्ट सिग्नल जैसा हो गया। सिग्नल पूरी बॉडी में हवा में जा रहा है, लेकिन सिर्फ वही रेडियो सेट उसे प्ले करेगा जो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हो। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये थी बात सिंपल एपिथेलियम की, जो सिंगल लेयर का था। लेकिन एक बात सोचो, हाँ, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम इतना पतला होता है कि वो सिर्फ केमिकल्स या गैसेस को आर पार जाने दे सकता है, तो स्किन जैसी जगह पर जहां रोज इतना फ्रिक्शन और टूट फूट होती है,
वहां ये सिंगल लेयर कैसे टिकेगी? हाँ, तो शायद नेचर ने कंपाउंड एपिथेलियम लगाया होगा। यही तो इवोल्यूशन का जवाब है। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें सेल्स की कई लेयर्स एक के ऊपर एक जमी होती है। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स है तो ऑब्वियसली इसका सिक्रीशंस या एब्जॉर्प्शन में बहुत लिमिटेड रोल होता है। तो इसका मेन काम सिर्फ प्रोटेक्शन होगा, है ना? केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना। एग्जैक्टली। जब अपर लेयर्स घिस-घिस कर डैमेज हो जाती हैं तो नीचे की लेयर्स नई सेल्स बनाकर उनकी जगह ले लेती हैं। इसीलिए हमारी स्किन का ड्राई सरफेस और मुंह के अंदर की ब्यूकल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस या फेरिंग्स और यहाँ तक कि सलाइवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियाटिक डक्ट्स की इनर लाइनिंग भी कंपाउंड एपिथेलियम से बनी होती है ताकि वो डैमेज से बच सके। सही पकड़ा। और इन लेयर्स को जोड़े रखने के लिए यहाँ एक और सेल्यूलर मैकेनिज्म आता है पिक्चर में, जिसे हम सेल जंक्शंस कहते हैं। एपिथेलियम और बाकी टिश्यूज में भी सेल्स एक दूसरे से और अपने नीचे की बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती हैं। इन जॉइंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: टाइट, अडहेरिंग और गैप जंक्शंस। इनके तो नाम से ही इनका काम थोड़ा समझ आ रहा है। टाइट जंक्शंस तो डेफिनेटली चीजों को लीक होने से रोकते होंगे, पर ये सेल्यूलर लेवल पर सील कैसे बनाते हैं? टाइट जंक्शंस क्या करते हैं कि 2 पड़ोसी सेल्स की मेम्ब्रेन्स को एक साथ सिल देते हैं, बिल्कुल एक जिपलॉक बैग की तरह। ये किसी भी सब्सटेंस को सेल्स के बीच के गैप से रिसने या लीक होने से रोकता है। और अडहेरिंग जंक्शंस, वो सीमेंट का काम करते हैं। ये 2 पड़ोसी सेल्स के साइटोस्केलेटन को प्रोटीन फिलामेंट्स के जरिए आपस में कसकर जोड़ देते हैं ताकि जब टिश्यू पर खिंचाव पड़े ना तो सेल्स एक दूसरे से अलग ना हो। ये तो सीमेंट से जुड़ी ईंटों जैसा हो गया जो बिल्डिंग को गिरने नहीं देता। काफी स्ट्रांग सिस्टम है। पर ये गैप जंक्शंस किस काम आते हैं? नाम से तो लग रहा है कि सेल्स के बीच थोड़ी जगह छोड़ते हैं। क्या ये सिर्फ आयंस के एक्सचेंज के लिए होते हैं? देखो, यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। गैप जंक्शंस असल में 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं ताकि उनके बीच फास्ट कम्युनिकेशन हो सके। एक तरह से छोटी सुरंगें होती हैं ये। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ छोटे आयंस या मॉलिक्यूल्स तक लिमिटेड नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन यहाँ बहुत क्लियर है कि गैप जंक्शन से समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स यानी कभी-कभी बड़े मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ग्रेट, सच में बड़े मॉलिक्यूल्स भी? हाँ, और ये स्पेसिफिक लाइन ना नीट के एमसीक्यूज में डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा सकती है। ये बहुत काम का पॉइंट है एग्जाम के लिए। तो अगर हम अभी तक के नीट फोकस पॉइंट्स को समराइज करें, पीसीटी में माइक्रोविली का होना, गॉबलेट सेल्स का यूनिसेलुलर होना और स्किन या ब्यूकल कैविटी में कंपाउंड एपिथेलियम की लोकेशन, ये सारे हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारी बॉडी की बाउंड्री तो बन गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी सेट हो गई है, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स को अपनी जगह पर फिक्स रखने और आपस में जोड़े रखने का काम कौन करेगा? यहां एंट्री होती है बॉडी के ग्लू और फ्रेम की, यानी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में मोस्ट अबंडेंट और सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। इसका नाम कनेक्टिव इसीलिए है क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही बॉडी के ऑर्गन्स को लिंक करना और सपोर्ट करना है। इसकी कोई खास प्रॉपर्टी होती है क्या? हाँ, एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बहुत यूनिक है। ब्लड को छोड़कर बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनकी सेल्स फाइबर्स रिलीज करती हैं, जैसे कोलेजन या इलास्टिन प्रोटीन के फाइबर्स। और यही फाइबर्स उस टिश्यू को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देते होंगे। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही ये सेल्स कुछ मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स भी सिक्रीट करती हैं जो इन सेल्स और फाइबर्स के बीच ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स का काम करते हैं। तो क्या यही मैट्रिक्स डिसाइड करता है कि टिश्यू हार्ड होगा या सॉफ्ट? 100% वही डिसाइड करता है। मैट्रिक्स का केमिकल नेचर जैसा होगा टिश्यू वैसे ही बिहेव करेगा। कनेक्टिव टिश्यू को 3 मेन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। तो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। इसमें लूज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें सेल्स और फाइबर्स एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में बहुत ढीले यानी लूजली अरेंज्ड होते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है एरियोलर टिश्यू, जो हमारी स्किन के ठीक नीचे पाया जाता है। ये तो एपिथेलियम को एक तरह का सपोर्ट फ्रेमवर्क देता होगा, लेकिन इस टिश्यू में किस टाइप की सेल्स मिलती हैं? एरियोलर टिश्यू में मेन 3 टाइप की सेल्स होती हैं। एक है फाइब्रोब्लास्ट्स जो फाइबर्स बनाती हैं, दूसरी है मैक्रोफाजेस और तीसरी है मास्ट सेल्स। ये जो टिश्यू है ना, ये स्किन के नीचे इम्यून डिफेंस का एक बहुत बड़ा सेंटर है। मैक्रोफाजेस तो बाहर से आने वाली बैक्टीरिया को सीधा खा जाते हैं। और मास्ट सेल्स? मास्ट सेल्स एलर्जी या चोट लगने पर हिस्टामिन रिलीज करते हैं ताकि बॉडी रिएक्ट कर सके।
ये एरियोला टिश्यू में मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स की जो प्रेजेंस है, ये पॉइंट डेफिनेटली एक एमसीक्यू अलर्ट है स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? दूसरा है एडिपोज टिश्यू। ये भी मेनली स्किन के नीचे ही मिलता है। देखो, जब हम खाना खाते हैं और बॉडी में अचानक से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जिनकी तुरंत जरूरत नहीं होती, तो बॉडी उन्हें फैट में कन्वर्ट कर लेती है। और वो फैट इस एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। बिल्कुल, ये एक तरह का एनर्जी बैंक और बॉडी के लिए इंसुलेशन का काम करता है। मेक सेंस। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू आता होगा। हाँ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें लूज के मुकाबले फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट बहुत कॉम्पैक्ट और घने होते हैं। अब यहाँ दो सिचुएशंस बनती हैं। अगर ये फाइबर्स एक रेगुलर पैटर्न में है, यानी पैरेलल रोज में है, तो उसे डेंस रेगुलर टिश्यू कहते हैं। टेंडन्स और लिगामेंट्स इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। टेंडन्स और लिगामेंट्स यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही यूजफुल मेमोरी ट्रिक शेयर करनी बनती है। टेंडन और लिगामेंट के बीच कंफ्यूज ना होने का सबसे आसान तरीका है बीबीएल और एमटीबी। ये बीबीएल और एमटीबी क्या है? बीबीएल यानी बोन टू बोन इज लिगामेंट। लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। और एमटीबी यानी मसल टू बोन इज टेंडन। टेंडन हमारी स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ता है। वाह, ये तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल तरीका है याद रखने का। तो ये जो डेंस रेगुलर टिश्यूज होते हैं, ये किसी सस्पेंशन ब्रिज के स्टील केबल्स की तरह होते हैं, जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बहुत हैवी खिंचाव सह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फाइब्रोब्लास्ट्स और फाइबर्स, जो कि मोस्टली कोलेजन होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शंस में रैंडमली फैले होते हैं, जैसे एक कपड़े की बुनाई होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारी स्किन के अंदर डर्मिस लेयर में होता है। लॉजिक समझ आता है, क्योंकि स्किन को तो किसी भी डायरेक्शन से खींचा जा सकता है ना। तो वहां सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फाइबर्स होने से काम नहीं चलेगा। उनका मल्टी डायरेक्शनल होना जरूरी है। चलो, लूज और डेंस हो गए। अब हम आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पर, जिसमें कार्टिलेज, बोन और ब्लड आते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, सोचिए। क्या? कार्टिलेज और बोन दोनों ही बॉडी को फ्रेमवर्क देते हैं। लेकिन कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है, वो सॉलिड होने के बावजूद थोड़ा फ्लेक्सिबल या प्लायबल होता है, जबकि बोन का मैट्रिक्स एकदम हार्ड और नॉन प्लायबल होता है। इस फिजिक्स के पीछे उनका केमिस्ट्री कैसे अलग है? इसका मेन रीजन उनका केमिकल कॉम्पोजिशन है। कार्टिलेज का इंटरसेल्यूलर मटेरियल स्पेसिफिकली कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट्स का बना होता है। ये सॉल्ट्स प्रेशर को सह सकते हैं, यानी इट रेजिस्ट्स कंप्रेशन। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं, उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और वो छोटे छोटे कैविटीज में बंद रहते हैं। और बोन्स में ऐसा क्या अलग होता है? बोन्स के मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स की भरमार होती है। ओह अच्छा, कैल्शियम की वजह से। नेचर ने एवोल्यूशन में कैल्शियम को चुना होगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड मिनरल है जो पूरे बॉडी का वजन उठा सकता है। एग्जैक्टली। और यही कैल्शियम सॉल्ट्स बोन को हार्ड और नॉन प्लायबल बनाते हैं। बोन बनाने वाले सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और ये लैक्यूने नाम के खाली स्पेसेस में रहते हैं। बोन्स ना सिर्फ हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाते हैं, बल्कि अंदर के सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे ब्रेन या लंग्स उन्हें प्रोटेक्ट भी करती हैं। और लॉन्ग बोन्स जैसे पैर की हड्डियां, वो वेट बेयरिंग का काम भी करती हैं। एक और चीज, इन लंबी हड्डियों के अंदर बोन मैरो भी तो होता है ना, जहां ब्लड सेल्स बनती हैं। बिल्कुल। और ब्लड की बात चलिए तो बता दूं कि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। ये बॉडी में गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का मेन हाईवे है। ओके, तो अब तक हमने देखा कि बॉडी की बाउंड्री यानी एपिथेलियम बन चुकी है, और ऑर्गन्स को जोड़ने और फ्रेम देने वाला कनेक्टिव टिश्यू भी रेडी है। लेकिन एक मूर्ति और एक जिंदा इंसान में क्या फर्क होता है? मूवमेंट। सही बात है। बिना मूवमेंट और उन मूवमेंट्स के कंट्रोल के ये पूरी बॉडी का फ्रेम तो बेकार ही है ना। और यहां से एंट्री होती है हमारे तीसरे टाइप की, यानी मस्कुलर टिश्यू। हाँ, बॉडी को मूव करना हो या एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्ट करना हो, मस्कुलर टिश्यू के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। मसल फाइबर्स की एक सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? क्या? ये कि वो किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ सकते हैं और फिर रिलैक्स होकर अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ सकते हैं। मसल्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल्स तो नाम से ही लग रहा है कि सीधा हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं, जैसे मेरे बाइसेप्स या ट्राइसेप्स है ना।
ये स्ट्राइटेड होती हैं, मतलब अगर इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इनमें ऑल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड्स या धारियां दिखती हैं। और क्योंकि इनका मूवमेंट हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन किया आपने। ये स्ट्राइएशंस असल में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स के बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न की वजह से होते हैं, जो मसल्स को फास्ट और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन की ताकत देता है। दूसरी टाइप की मसल होती है स्मूथ मसल। इनके फाइबर्स के दोनों सिरे पतले होते हैं और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक वर्ड को ध्यान से सुनना, फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म यानी टेपरिंग एंड। फ्यूसिफॉर्म, ओके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इनमें कोई स्ट्रिएशंस या धारियां नहीं होती। तो स्ट्रिएशंस नहीं होने का मतलब ये होगा कि ये मसल्स एकदम से फास्ट झटके के साथ सिकुड़ने की बजाय बहुत धीमा और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन करती होंगी। बिल्कुल सही। इसीलिए ये ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन की दीवारों में मिलती हैं। अब इंटेस्टाइन को खाना पचाने के लिए घंटों तक कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना पड़ता है, और ये इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपने पेट से ये नहीं कह सकते कि भाई जल्दी डाइजेस्ट कर दे। सच में। फिर आती है तीसरी और मेरी फेवरेट, कार्डियक मसल। ये तो जीवन भर बिना थके काम करती है और सिर्फ हमारे हार्ट में ही पाई जाती है। हाँ, कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट का ही फीचर है, और इसके सेल्स आपस में सेल जंक्शंस के जरिए बहुत फर्मली जुड़े होते हैं। एक चीज जो मुझे कार्डियक मसल में सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है इसके कम्युनिकेशन जंक्शंस, जिन्हें इंटरकैलेटेड डिस्क्स कहा जाता है। ये मैकेनिज्म बहुत ही अद्भुत लगता है। इसको एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की तरह सोचो। वो कैसे? देखो, हार्ट में जब किसी एक सेल को बीट करने का यानी कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल मिलता है ना, तो इन इंटरकैलेटेड डिस्क्स के अंदर जो गैप जंक्शंस होते हैं, उनके जरिए वो सिग्नल बिजली की तरह आसपास की बाकी सारी सेल्स में इंस्टेंटली फैल जाता है। इसका असर ये होता है कि पूरा हार्ट अलग अलग सेल्स होने के बावजूद एक सिंगल यूनिट की तरह एक साथ धड़कता है। ये कोऑर्डिनेशन सच में हार्ट की पंपिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है। सोचो, अगर हर सेल अपनी मर्जी से आगे पीछे धड़केगी तो खून पंप ही नहीं हो पाएगा, फिब्रिलेशंस होने लगेंगे। चलो, अब आते हैं हमारे आखिरी टिश्यू पर, न्यूरल टिश्यू। ये टिश्यू बॉडी की हर एक एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस पर बॉस की तरह कंट्रोल रखता है। इसमें मेन सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, जो कि एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या डिस्टर्बेंसेस जनरेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फ्लैश स्पीड से ले जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा कॉमन मिथ है। जब भी हम न्यूरल टिश्यू या नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो लगता है कि ब्रेन और नर्व्स मतलब सिर्फ न्यूरॉन से भरा हुआ स्ट्रक्चर होगा। पर क्या नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के अलावा भी कोई और सेल्स होते हैं? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और एग्जाम बनाने वाले इसका पूरा फायदा उठाते हैं, यहाँ से एमसीक्यू बनाकर। न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स के अलावा न्यूरोग्लिया सेल्स होती हैं। देखो, न्यूरॉन्स बहुत सेंसिटिव दिवा सेल्स होती हैं। वो अपना खाना खुद अरेंज नहीं कर सकती और अपने आसपास का कचरा भी साफ नहीं कर सकती। तो न्यूरोग्लिया सेल्स इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट, प्रोटेक्ट और नरिश करने का काम करती हैं। और एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं? हाँ, बताइए। ये न्यूरोग्लिया सेल्स न्यूरल टिश्यू के टोटल वॉल्यूम का आधे से ज्यादा हिस्सा, यानी मोर देन 1/2 बनाती हैं। वेट, आधे से ज्यादा? इसका मतलब ये है कि अगर न्यूरॉन्स लीड एक्टर्स हैं तो न्यूरोग्लिया उनका सपोर्ट स्टाफ है, और सपोर्ट स्टाफ की गिनती एक्चुअल एक्टर से भी ज्यादा है। ये 50% वॉल्यूम वाला फैक्ट तो एग्जाम के लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखा जाए तो बॉडी का स्ट्रक्चर समझने की ये जर्नी काफी लॉजिकल रही है ना? हाँ, स्टेप बाय स्टेप सब कनेक्ट हो रहा है। हमने चारों बेसिक टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल को समझ लिया है। उनके मैकेनिज्म्स भी डिकोड कर लिए हैं। अब इन सब ईंटों को मिलाकर फाइनली पूरी बिल्डिंग यानी एक सिस्टम बनाते हैं। देखो, एक छोटे से ऑर्गेनिज्म में तो टिश्यू तक बात ठीक थी, लेकिन इंसान जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जहां करोड़ों सेल्स हैं, उनके बीच बेटर कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी चाहिए। तो टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेशन के लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका सबसे परफेक्ट और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल तो हमारा अपना हार्ट ही है। हार्ट कितनी अमेजिंग मशीन है। ये अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसमें चारों बेसिक टिश्यूज एक साथ मौजूद हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, चारों के चारों टिश्यूज। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू हार्ट के अंदर की स्मूथ लाइनिंग बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू हार्ट के वाल्व्स और बाहरी कवर बनाकर सपोर्ट देता है।
कार्डियक मस्कुलर टिश्यू उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और न्यूरल टिश्यू हार्ट रेट या उसके रिदम को कंट्रोल करता है। सबका एक स्पेसिफिक रोल है। ऑर्गन्स का इस तरह से डेवलप होना ना इवोल्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जैसे जैसे हम सिंपल एनिमल्स से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ जाते हैं तो इन ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के बनने में एक क्लियर पैटर्न दिखता है। बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ताकि ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में और बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सके। इसे एवोल्यूशनरी ट्रेंड कहा जाता है। और बायोलॉजी में इन ऑर्गेनिजम्स को डीप में स्टडी करने के लिए दो टर्म्स का बहुत यूज होता है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। इन दोनों टर्म्स में स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इनका डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी का बेसिक मतलब है बाहरी बनावट या अपीयरेंस की स्टडी। जैसे प्लांट्स या माइक्रोब्स के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं। एनिमल्स के केस में भी उनके बाहरी ऑर्गन्स या फीचर्स की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लेकिन जब हम एनाटॉमी वर्ड यूज करते हैं तो उसका अप्लाई इंटरनल ऑर्गन्स पर होता है। एनाटॉमी में हम एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर, उनकी बनावट और अरेंजमेंट को क्रॉस सेक्शन करके स्टडी करते हैं। जैसे जब हम अर्थवर्म, कॉकरोच या फ्रॉग को डीपली पढ़ते हैं तो हम उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों समझते हैं ताकि इवोल्यूशन के अलग अलग स्टेजेस पर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट दिख सके। तो बेसिकली बाहर की स्टडी मॉर्फोलॉजी और अंदर की स्टडी एनाटॉमी। क्लियर है? तो आज के इस डीप डाइव को अब वाइंड अप करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमें एग्जैक्टली क्या सिखाता है? ये चैप्टर बार बार एक ही कोर कॉन्सेप्ट पर जोर देता है कि सेल्स या टिश्यूज का स्ट्रक्चर उनके फंक्शन को पूरी तरह डिफाइन करता है। स्क्वामस एपिथेलियम का फ्लैटेंड होना ताकि गैस एक्सचेंज फास्ट हो, पीसीटी में माइक्रोविलाई का होना ताकि सरफेस एरिया बढ़े, और कार्टिलेज और बोन के मैट्रिक्स का केमिस्ट्री अलग होना, ये सब किसी मास्टर प्लान का हिस्सा है। और ये डिवीजन ऑफ लेबर ही इस कॉम्प्लेक्स बॉडी को जिंदा और एफिशिएंट बनाए रखने का अल्टीमेट मैकेनिज्म है। सही बात है। हर सेल और हर टिश्यू को अपना स्पेसिफिक काम पता है। जब वो एक साथ सिंक्रोनाइज करते हैं तभी लाइफ पॉसिबल हो पाती है। कोई सेल अकेली नहीं जी सकती सिस्टम में। लेकिन जाने से पहले हाँ, मैं सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, वो अपने सारे वाइटल काम खुद कर सकता है, वो अकेला खाना भी खा रहा है, सांस भी ले रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, तो फिर नेचर ने एवोल्यूशन के टाइम इतने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और सिस्टम्स क्यों बनाए? करोड़ों सेल्स के बीच इस काम को बांटने का, इस डिवीजन ऑफ लेबर का अल्टीमेट एवोल्यूशनरी बेनिफिट क्या था? क्या ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा करने की वजह से था या एनवायरनमेंट में बेटर अडेप्टेशन के लिए? इस पर जरूर सोचिए। इससे बायोलॉजी की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और गहरी होगी। ये वाकई एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए और हर चीज के पीछे का साइंस समझने की कोशिश करते रहिए।